नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को कुछ सुराग मिले हैं, जिसके बाद पार्सल भेजने वाले का पूरा नाम सामने आ रहा है। जिस व्यक्ति ने पार्सल भेजा था उसका पूरा नाम मोहम्मद सुफियान अरशद है। पुलिस अब मोहम्मद सुफियान अरशद की तलाश में जुट गई है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये बड़ी अपडेट ये है कि जो सुफियान को लोग फर्जी मान रहे थे और जांच एजेंसी प्रथम दृष्टया में लग रहा था कि वो नाम फर्जी है, अब चूंकि जो जांच का दायरा बढ़ा है उसमें ये सामने आ रहा है कि मोहम्मद सुफियान अरशद नाम सामने आ रहा है उसका, और उसका पैन कार्ड भी जो है जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। इसके बाद उसके संपत्ति की जांच, उसके बैंक अकाउंट की जांच तो ऐसे में किया जा रहा है। तो लग रहा है कि मोहम्मद सुफियान अरशद जो अब सामने आया है पहली नज़र में फर्जी लग रहा था, लेकिन अभी भी जो उसका मोबाइल नंबर है वो फर्जी है। वो देहरादून का कोई शख्स उठा रहा है और कह रहा है कि ये नंबर गलत है, लेकिन मोहम्मद सुफियान अरशद इसका नाम जो है सामने आ रहा है पुलिस जांच एजेंसी के जांच के बाद, कि जो सूत्र बता रहे हैं कि मोहम्मद सुफियान अरशद एक शख्स है और उसका पैन कार्ड भी जो है जांच एजेंसी को हाथ लग गया है। अब ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि जैसे ही वो सीसीटीवी हाथ लगेगा, जो यहाँ से जीआरपी के पदाधिकारी गए हुए हैं, उसके बाद वो सीसीटीवी और मोहम्मद सुफियान अरशद तक पुलिस जल्द ही पहुँच जाएगा और मामले का जो खुलासा है वो होने की उम्मीद अब बढ़ती नजर आ रही है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और इस मामले के तार कटिहार से भी जुड़ रहे हैं और बिहार एटीएस की टीम कटिहार एंगल को खंगाल रही है। वहीं तमिलनाडु एटीएस की टीम भी अपने स्तर पर जांच कर रही है और हैदराबाद के बंजारा हिल्स से कपड़ा खरीदने वाले की तलाश कर रही है। तमिलनाडु एटीएस स्केच के आधार पर जांच कर रही है और पार्सल भेजने वाले का स्केच बिहार एटीएस को साझा किया है। बिहार एटीएस की टीम ने दरभंगा पुलिस से उन लोगों की लिस्ट मांगी है जो 2001 से 2013 के बीच संदिग्ध गतिविधियों में पाए गए थे। तो आपको बता दें कि दरभंगा ब्लास्ट के अब कटिहार से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार एटीएस की टीम कटिहार पहुंची हुई है और जांच कर रही है। सुफियान अरशद नामक शख्स का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु एटीएस को इसमें बड़ी लीड मिली है। एक स्केच भी जारी किया गया है। तमिलनाडु एटीएस ने एक स्केच जारी किया और उस स्केच को बिहार एटीएस के साथ साझा किया गया है। अब बिहार एटीएस दरभंगा पुलिस से एक लिस्ट मांग रही है कि 2001 से लेकर 2013 तक जो संदिग्ध गतिविधियों में लोग पाए गए थे उनकी लिस्ट बिहार एटीएस ने दरभंगा पुलिस से मांगी है। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कहां तक पहुंचती हुई नजर आ रही है तफ्तीश, क्योंकि एक के बाद एक नए एंगल और तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी बात है कि बिहार एटीएस जो है वो लगातार जो तमिलनाडु एटीएस है उसके साथ मिलकर के अनुसंधान जो है वो तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में बिहार एटीएस को एक लीड मिली, बड़ी लीड मिली कि इस पूरे ब्लास्ट के पीछे जो है कटिहार से तार जुड़े हैं और इसकी जो है आगे की पड़ताल करने के लिए बिहार एटीएस की टीम जो है वो कटिहार पहुंच चुकी है। जैसे हमारी आधिकारिक सूत्र है उनसे जो हमारी जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जल्द ही कुछ बड़ी बात जो है वो सामने आएगी और उसके आधार पे आगे का अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन इनमें सबसे अहम बात ये है कि ये जो कंसाइनमेंट भेजने वाला जो शख्स था उसका स्केच तमिलनाडु जो एटीएस है उन्होंने बनवाया और वहां से फिर वो स्केच की कॉपी जो है वो बिहार एटीएस को भी साझा किया है, जिसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो शख्स है जिसने इस कंसाइनमेंट को भेजा, बिहार भेजने के पीछे की मंशा क्या थी, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है तमाम चीजें सामने आएंगी। और कहा यह भी जा रहा है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। एक ब्लास्ट जो है वो एक ट्रायल के तौर पे इसे देखा जा रहा था और इसको इस ट्रायल के तौर पे इसे ब्लास्ट करवाया गया। आगे जो मंशा है, चूंकि 2019 में बिहार में जो है दरभंगा समेत कई स्टेशन थे, कई जंक्शन
संगठन थे जिसको धमाके से उड़ाने की जो धमकी है वो आतंकी संगठनों के द्वारा दिया गया था और उसके बाद उसकी जांच पड़ताल की गई थी और उसके बाद जो लगातार एटीएस की टीम जो है वो वर्कआउट कर रही थी। लेकिन मामला चूंकि 2 साल बीत गया तो वो मामला ठंडे बस्ते में गया और इस बीच कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन से जुड़े लोग शायद हो सकते हैं उन्होंने एक ट्रायल के तौर पर इसे लिया और उसने इस छोटे से धमाके को करके जो है सुरक्षा एजेंसी जो है उनकी एक तरह से कहा जाए तो वो मैपिंग देखना चाह रहे थे कि वो कितना सेंसिटाइज अभी भी है या नहीं है। तो इसी क्रम में एक ब्लास्ट हुआ है और उसकी जांच जो है अब बिहार एटीएस और तमिलनाडु एटीएस दोनों संयुक्त तौर से अपने अपने सुफियान अरशद नाम के कटिहार के शख्स का नाम भी सामने आ रहा है, तो क्या ये माना जाए कि ये वही सुफियान है जिसका पूरी तरह से इसमें नाम सामने आया था कि शायद इसने वो बुक कराया था पार्सल और उसका पैन कार्ड भी मिलने की खबर है? देखिए निश्चित तौर पे चूंकि सुफियान हो या सुफियान को क्या का साथ देने वाला दूसरा शख्स है, सभी की तलाश जो है वो एटीएस कर रही है और जैसा हमने बताया है कि तमिलनाडु एटीएस के हाथ बड़ी लीड मिली है और वो लीड जो है वो फिलहाल उसके बारे में खुलकर के बिहार एटीएस कुछ नहीं बताई है। लेकिन बिहार एटीएस के कुछ अधिकारी हैं, कुछ पुलिस महकमे के जो पुलिस मुख्यालय के शीर्ष अधिकारी हैं, उनसे जब हमने इस पूरे मामले को लेकर के बात की है तो उनके तरफ से ये कहा गया कि बिहार एटीएस जो है वो लगातार तमिलनाडु एटीएस की जो दी हुई लीड है उस पर काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बांका दरभंगा ब्लास्ट की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि सीवान में ब्लास्ट की साजिश हो गई। ब्लास्ट में जुड़कन गांव के पिता पुत्र घायल हैं, पिता की हालत गंभीर है जिन्हें पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। सीवान में साजिश, मास्टरमाइंड कौन? ब्लास्ट के पीछे सागिर का प्लान क्या? बिहार की धरती से ही आतंकी साजिश। आठ जून बांका, फिर 17 जून दरभंगा और अब सिवान। हर ब्लास्ट पर सुलगते सवाल ये कि आखिर बिहार की जमीन पर साजिश के पीछे किसका हाथ? सवाल ये कि 2 हफ्ते के अंदर बिहार में ब्लास्ट की तीसरी वारदात का मास्टरमाइंड कौन है वो जो बिहार की धरती को सुलगाने की कोशिश में है? कौन है वो जो देश रत्न की धरती पर दाग लगाने की कोशिश में है? अब बामुआ घर के गईला तले बामुआ फाट गईला होता था। अब गईला के बिस्कुट किने गईला क्या होता था। हम तो काटी अकीन के आवत रनिया तो आवे को काम बा आवे को काम बा गईला तले बामुआ फाट गईला होता। बांका मदरसे में मौलाना, दरभंगा ब्लास्ट में तेलंगाना से साजिश और सिवान ब्लास्ट में मोहम्मद सागिर। वो सागिर जो पटाखा बनाने का काम करता है, लेकिन घायल विनोद मांझी और उसके 4 साल के मासूम का ब्लास्ट से छलनी हुआ बदन सागिर के पटाखे की कहानी से बिल्कुल परे है। कैसे गावाई का हटे आज ने केने से झोरी में बम लेके आई रोला रे दादा आगे कहता है नया में एगो काम बा हम गइली है कहता 1 घंटा में एगो आदमी आवत ले जाए। पुलिस अब सागिर को ढूंढ रही है, उस शख्स को भी जिसे बम रखे झोले देने को सागिर ने विनोद मांझी को कहा था। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 सिवान। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा के बीच सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर आ रही है। नीतीश कुमार मंगलवार की शाम दिल्ली जा सकते हैं। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार का यह दौरा 2 से 3 दिनों का होगा और इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी हो सकती है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे पटना सहयोगी साकेत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के चर्चाओं के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि मंगलवार शाम मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री 2 से 3 दिनों तक रहेंगे और इस दौरान बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही है कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी होगी।
जिसको लेकर चर्चाएं चल रही है। हालांकि ये खबरें सूत्रों के हवाले से ही है, लेकिन ये बात माना जा रहा है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें इस बार जेडीयू भी शामिल हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर इन मुलाकातों में चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ बिहार को लेकर भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से चर्चा कर सकते हैं। तो एक अहम खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि मंगलवार को शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। 2 से 3 दिन तक दिल्ली में वो रहेंगे और इस दौरान कई राजनीतिक मुलाकातें हो सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। दिल्ली में बने बिहार सदन का कल वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। इस भवन में 108 कमरे हैं। यहां मंत्री और विधायक ठहरेंगे। कैसा है नया बिहार सदन, देखिए ये रिपोर्ट। 2 एकड़ में बने इस बिहार सदन के फर्स्ट फ्लोर पर बिहार सरकार से जुड़े सभी विभागों के ऑफिसेज बनाए गए हैं, ताकि जो भी काम है या जो भी लोग इन विभागों से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर आकर अपने काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसेज बनाए गए हैं। आप देख भी रहे हैं कि अलग अलग बोर्ड लगाए गए हैं। जो डिपार्टमेंट है, ये एनर्जी डिपार्टमेंट का ऑफिस है। इससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो ये कोषागार पदाधिकारी का ऑफिस है। तो इस तरीके से फर्स्ट फ्लोर पर जो विभाग हैं बिहार सरकार में, उनके ऑफिसेज यहाँ पर अलॉट किए गए हैं और अलग अलग विभागों को पूरी तरीके से दिखाया गया है कि कौन से विभाग का कौन सा ऑफिस है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जल संसाधन विभाग बनाया गया है और इसके साथ ही यहाँ नए बिहार सदन में एक कैफेटेरिया भी बनाया गया है, जहां पर आप जाकर चाय कॉफी का मजा ले सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर जो है एग्जीबिशन हॉल बनाया गया है, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है। फर्स्ट फ्लोर जो है वहां पे डोरमेट्री बनाई गई है। इसके साथ ही जो दूसरा फ्लोर है वहां पर तमाम जो बिहार सरकार से जुड़े हुए ऑफिसेस हैं उनको बनाया गया है। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो 8 VIP स्वीट्स बनाए गए हैं, 2 VVIP स्वीट्स बनाए गए हैं, जिसमें कि एक मुख्यमंत्री के लिए होगा, दूसरा गवर्नर के लिए होगा। कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं। तो फुली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअली इस बिहार सदन का इनॉग्रेशन करेंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। मॉनसून की शुरुआती बारिश ने कई शहरों में जल निकासी की व्यवस्था के सारे दावे की पोल खोल कर रख दी है। लगातार हो रही बारिश ने कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। सड़कों, मोहल्लों और घरों में जल जमाव की बात तो छोड़िए, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों का भी हाल बेहाल हो गया है। एक रिपोर्ट। मॉनसून में मुसीबत झमाझम। अस्पताल बन गए झील। घरों में तालाब सा नजारा। सरकारी दफ्तर भी पानी पानी। बिहार में झमाझम बारिश ने उत्तर बिहार के कई जिलों को बेदम कर दिया है। नदी नालों को छोड़ पानी ने शहरों तक में कब्जा जमा लिया है। हाजीपुर की बात करें तो शहर में जल निकासी का यह हाल है कि 1 महीने के भीतर 2 बार सदर अस्पताल झील में तब्दील हो चुका है। यहां कैंपस की बात कौन करे, इमरजेंसी समेत कई वार्डों में पानी घुस चुका है। ऐसे में संक्रमण के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। मरीज को कोई देखने आता है पानी में, न सुनने वाला है, भरे हुए हैं पानी में। कहाँ कहाँ पानी लगा हुआ है? पानी तो सारे हॉस्पिटलों में है सर, चारों तरफ तो पानी है। वार्ड में भी पानी लगा हुआ है। पूरा पानी लगा हुआ है। दिक्कत तो हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बारिश का पानी के साथ साथ गंदगी भी है और कीड़े मकोड़े भी हैं, उससे भी डर लग रहा है। हाजीपुर शहर की भी हालत बद से बदतर हो गई है। दुकानों में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ है तो वार्ड नंबर 28 और 37 में घरों की हालत तालाब जैसी हो गई है। मोहल्ले और घरों की दहलीज तो छोड़िए, बेडरूम तक की हालत स्विमिंग पूल जैसी हो गई है और लोग जरूरी काम के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। कहीं जाना हो, सब्जी लाना हो, कुछ भी लाना हो तो बहुत दिक्कत है। पानी भी कमर से ऊपर, क्या मतलब छाती भर पानी होगा, उससे कम है नहीं। छपरा शहर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ भी सदर अस्पताल से लेकर शहर का सबसे VVIP एरिया समाहरणालय और नगर निगम कार्यालय समेत तमाम सरकारी दफ्तरों में बाढ़ की स्थिति हो गई है। कोरोना संकट के बीच सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को सदर अस्पताल में हो रही है, जहां पूरा का पूरा परिसर डूब गया है। छपरा के ग्रामीण इलाकों में बारिश और नदियों की दोहरी मार पड़ रही है।
वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने से गंडक उफान पर है। सारण तटबंध के निचले इलाकों में दर्जनों गांव में पानी घुसने से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। इधर समस्तीपुर में भी बारिश ने शहर को बेदम कर दिया है। जिला मुख्यालय से लेकर अग्निशमन विभाग और दूसरे कार्यालय पानी में डूब चुके हैं। कर्मचारी पानी के बीच ही किसी तरह ड्यूटी कर रहे हैं। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के सामने खाने पीने से लेकर सोने तक की व्यवस्था पानी में डूब गई और बैरक से पानी निकालने के लिए दमकल को ही लगा दिया। जब से आए ना साल भर से हो रहा है सर ये। अच्छा जी कभी भी बारिश होती है डूब जाती है? जी डूब जाती है सर। रात में सोना भी दुर्लभ है और खाना बना के खाना भी दुर्लभ है यहाँ। गोपालगंज में भी गंडक का जलस्तर घटने के बावजूद निचले इलाकों में मुसीबत कम नहीं हो रही है। सदर प्रखंड के कटघरवा पंचायत में कई गांव अब डूबे हैं। घरों में पानी का कब्जा अब तक बरकरार है। ऐसे में लोग झोपड़ी में चौकी पर मिट्टी का चूल्हा रखकर खाना बनाते नजर आए, जो खतरनाक भी हो सकता है। न खाए के साधन बा, न रहे के साधन बा, न घर दुआर के कोनो साधन बाटे। लड़का सियान लेके हमनी के पानी में मुँह तानी सन। कमोबेश यही हालत कई अन्य जिलों की भी है। कहीं लोग बारिश की तो कहीं बाढ़ की मार झेल रहे हैं और प्रशासन से राहत और मदद का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माई जॉय एंड सॉरो एज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड, ये उस किताब का शीर्षक है जिसे मशहूर लेखिका डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखा है, जिसमें उन्होंने एक स्पेशल चाइल्ड की मां होने के प्रेरणादायक अनुभव को साझा किया है। साथ ही सवालों के जरिए समाज को दिशा देने की कोशिश भी की है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना साल 1955 में उत्तर प्रदेश से अंग्रेजी में पीएचडी करने वाली पहली महिला हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में लेक्चरर रह चुकी हैं और अपनी लेखनी से महिला सशक्तिकरण, पारिवारिक तानाबाना और समाज के बदलते स्वरूप को दर्शाती हैं। This child, I should say, in life there are two things: sorrow and happiness. The sum total of my life, which I have written in this book. Should be an inspiration for basically others, the family members of such suffering members of the society, that they also have a duty towards them. और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।